तो साथियों, मेवाड़ रियासत के इतिहास के पश्चात अब हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक नई सीरीज, नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। और यह हमारा विषय रहेगा चौहान वंश से संबंधित, जिसमें हम अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर पृथ्वीराज चौहान का विषय भी आएगा। इसके अतिरिक्त रणथंभौर के चौहान शासक, जालोर के चौहान शासक, सिरोही के चौहान शासक और राजस्थान की राजपुताना की छोटी बड़ी चौहान रियासतों के बारे में इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं। यह हमारी चौहान वंश से संबंधित सीरीज का पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग क्या क्या मत हैं, यानी कि चौहान वंश कहां से आया, तो इतिहासकारों ने इनके संबंध में अलग क्या क्या मत दिए हैं। और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है। तो चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के मत और चौहानों का मूल स्थान कहां माना गया है, इसी विषय पर केंद्रित रहेगा हमारा ये वाला लेक्चर। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की शुरुआत हम एक प्रश्न के साथ, एक क्वेश्चन के साथ में कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि चौहानों की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। क्या चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए थे? क्या चौहान सूर्यवंशी थे? सूर्यवंशी का मतलब क्या उस वंश में उत्पन्न हुए थे जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था? क्या चौहान ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए थे? क्या चौहान इंद्र के वंशज हैं? और क्या चौहान विदेशी हैं, यानी मूल रूप से ये भारतीय नहीं है क्या, विदेश से आकर और फिर भारत में बसे थे क्या? तो ये अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि इतिहासकारों द्वारा इसी प्रकार के अलग अलग मत रखे गए हैं। कुछ ये कहते हैं कि चौहान अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, कुछ इनको सूर्यवंशी बताते हैं, कुछ ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताते हैं, कुछ कहते हैं कि ये इंद्र के वंशज हैं और कुछ कहते हैं कि ये विदेश से आकर फिर भारत में बसे थे। तो यानी चौहानों का जो संबंध है वो अलग अलग वंशों के साथ में जोड़ा गया है। तो इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अग्निमत का, यानी कि चौहानों का संबंध अग्नि वंश से कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस मत को मानने वाले लेखक या इतिहासकार कौन है, कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई, अग्नि से कैसे हुई। इस मत को मानने वाले जो लेखक हैं वो हैं एक तो चंद्रबरदाई, जिनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में इस बात का उल्लेख किया है। चंद्रबरदाई के बारे में हम जानते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के मित्र थे। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के अंतिम समय में, यानी जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, उस समय में चंद्रबरदाई उनके साथ में ही थे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के संबंध में इतिहास में हमको अलग अलग बातें देखने को और पढ़ने को मिल जाती हैं, और वो चर्चा का और विवाद का विषय भी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड के टॉपिक तक हम पहुंच जाएंगे, तो तार्किक आधार पर वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारा जो विषय है वो है कि चौहानों की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, और उसी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, यानी कि अग्नि मत के कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। इसी मत को मानने वाले और जो इतिहासकार हैं वो एक तो मुणोत नैणसी, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके द्वारा मध्यकालीन राजपुताना का इतिहास बताया गया है। इन्होंने किताबें लिखी हैं, एक तो मुणोत नैणसी ख्यात और इसके अतिरिक्त मारवाड़ परगनारी विगत। तो इनके समय में जो भी उस समय राजपुताना के जो रीति रिवाज थे, या जो कला संस्कृति थी, या इसके अतिरिक्त जो सैन्य व्यवस्था थी, या कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता था, तो उन बातों पर इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल से लिखा है। तो ये मुणोत नैणसी हो गए। और मुणोत नैणसी के अतिरिक्त एक है सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, और इन्होंने बूंदी राज्य का इतिहास लिखा है, वंश भास्कर में महाराव राम सिंह के कहने पर लिखा था। और भी इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो यहां पर ये इतिहासकार या लेखक हैं जो कि इस अग्नि मत के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, इस मत को रखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अनुसार यानी चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से या आग से कैसे हुई। तो इस मत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई। सबसे पहले उत्पन्न हुए थे प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना कि अग्नि मत के कॉन्सेप्ट के अनुसार जिन राजपूत जातियों को उत्पन्न किया गया था उनका क्रम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान। ठीक है भैया, चौहान सबसे बाद में उत्पन्न हुए थे उस अग्नि मत के कॉन्सेप्ट के अनुसार, उस अग्निकुंड से। अब थोड़ा सा सवाल इसमें और हम निकाल लेते हैं कि आखिर ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यह यज्ञ क्यों किया, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी इन राजपूत जातियों को उत्पन्न करने की। तो उसका कारण यह है कि जब ऋषि मुनि अपने यज्ञ हवन किया करते थे तो राक्षस उनके यज्ञ को भंग कर देते थे, उसमें अपवित्र सामग्री डाल देते थे, जैसे रक्त हो गए, हड्डियां हो गई या मांस वगैरह डाल दिया करते थे, जिसके कारण उनका यज्ञ भंग हो जाता था। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर वो यज्ञ किया गया, और उससे उत्पन्न राजपूत जातियों से यह अपेक्षा की गई कि वो राक्षसों का अंत कर दे, राक्षसों का संहार कर दें।
तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट अग्नि के मत का, कि अग्नि से चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा माना जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न जो बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा भी उठाया जाता है और इस पक्ष का, इस मत का खंडन भी किया जाता है। सीधा सा सवाल है, क्या किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव जंतु की उत्पत्ति अग्नि से या अग्नि कुंड से हो सकती है? भाई ऐसा तो संभव नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति अग्नि से हो जाए। तो इसी आधार पर इतिहासकारों द्वारा इस मत का खंडन कर दिया जाता है कि अग्नि से किसी प्राणी की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये तो पहला हो गया अग्नि मत का कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं, और वो है सूर्यवंश का कॉन्सेप्ट। यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति उस वंश से मानी जाती है जिस वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। और इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले, इस मत को रखने वाले जो इतिहासकार हैं, एक तो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनके बारे में मैं लगभग हर वीडियो में चर्चा कर ही लेता हूं आपके साथ में, क्योंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ने में बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा बताई गई हैं, और इनका अगर हम इनकी चर्चा अगर नहीं करते हैं तो वो बातें अधूरी रह जाती हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा बताई गई है। इसके अतिरिक्त नयन चंद्र सूरी, जिनके द्वारा लिखा गया है हमीर महाकाव्य, और इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर, जिन्होंने सूरजन चरित्र लिखा है। सूरजन चरित्र में बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, सूरजन हाड़ा, उनके चरित्र के बारे में उसमें काफी बातें भी बताई गई हैं। इन इतिहासकारों के द्वारा और भी काफी ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जो ये मानते हैं कि चौहानों का जो संबंध है वो सूर्यवंश से है, यानी कि सूर्यवंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब ये सूर्यवंश का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर इसके कॉन्सेप्ट के बाद इसका खंडन किस आधार पर किया जा सकता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भगवान सूर्य के जो पुत्र थे वैवस्वत मनु, इस सूर्यवंश की मैं बात कर रहा हूं। भगवान सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, और उनकी संतान थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजा जो हैं वो सूर्यवंश के पहले शासक थे, और उनकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। और इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। इसका मतलब यह है कि यदि चौहान अगर सूर्यवंशी हैं तो इनका संबंध राजा इक्ष्वाकु से होना चाहिए। लेकिन पुराने लेख या लेखकों की बातों पर आप ध्यान देंगे तो किसी के द्वारा भी चौहानों का संबंध इक्ष्वाकु के साथ में नहीं जोड़ा गया है। तो इसी आधार पर इतिहासकारों द्वारा इस मत का भी खंडन कर दिया जाता है। ठीक है, ये सूर्यवंश का कॉन्सेप्ट हो गया। आप थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं और तीसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। वो है चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में इनको विदेशी मानना। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर चौहानों को मूल रूप से भारतीय नहीं माना जाता। इसके आधार पर माना जाता है कि ये विदेश से आए हैं, मध्य एशिया से, और फिर भारत में आकर बस गए। तो इस मत को मानने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं? तो देखिए, एक तो हैं कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास का जनक जिनको हम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं के मत का समर्थन करने वाले हैं एक तो विलियम क्रूक और स्मिथ। इनके अनुसार चौहान विदेशी हैं, भारत के नहीं है। अब कर्नल जेम्स टोड द्वारा चौहानों को जो विदेशी बताया गया, तो इस बात का आखिर आधार क्या है? इसका आधार कर्नल जेम्स टोड ने यह बताया। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि चौहान जो है ये मध्य एशिया के रहने वाले हैं, मध्य एशिया के थे और बाद में फिर ये भारत की ओर आ गए, क्योंकि मध्य एशिया के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और वेशभूषा ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार की इन लोगों की थी। अब यहां पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस बात का खंडन करते हैं और वो ये कहते हैं कि यहां पर अगर दोनों की संस्कृति में, जैसे मैंने ये बात की संस्कृति या रीति रिवाज, तो थोड़ी सी मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूं। कर्नल जेम्स टोड इस संबंध में ये कहते हैं कि जैसे कि मध्य एशिया में सूर्य पूजा की जाती है, पशु पक्षियों की पूजा की जाती है, इसी प्रकार इनके द्वारा भी की जाती थी। तो इन्हीं समानताओं के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि चौहान जो है ये विदेशी हैं, मध्य एशिया से आए थे और फिर भारत में आकर बस गए थे। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि इन दोनों ही संस्कृतियों में जो समानता है ना, वो समानता इनकी उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। उस समानता का जो आधार है वो है प्रभाव। मैं समझाता हूं, सरल शब्दों में समझाता हूं कि कर्नल जेम्स टोड ने तो इस समानता का आधार उत्पत्ति माना है कि ये वहां से उत्पन्न हुए थे और उसके बाद यहां पर आए थे, क्योंकि उन लोगों की मध्य एशिया की और इनकी संस्कृति में समानता है। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये कहते हैं कि चौहानों का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ था, इनके प्रभाव के कारण ही इनकी संस्कृति जो है वो मध्य एशिया तक पहुंच गई थी, ना कि मध्य एशिया की संस्कृति को इन्होंने अपनाया। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये बात कहते हुए कर्नल जेम्स टोड के इस मत का खंडन कर देते हैं कि भैया चौहानों का प्रभाव इतना ज्यादा था जिसके कारण ही इनकी संस्कृति जो है, रीति रिवाज जो है, वो मध्य एशिया तक में चले गए थे। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखे चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में। पहला तो क्या हो गया, इनकी उत्पत्ति के संबंध में अग्निवंश का कॉन्सेप्ट, दूसरा हो गया सूर्यवंश का कॉन्सेप्ट और तीसरा हो गया इनको विदेशी मानना। चौथा और मत ले लेते हैं और चौथे मत के अनुसार चौहानों का संबंध ब्राह्मण वंश से माना जाता है, यानी ऐसा बताया जाता है कि चौहान शासक जो है ये ब्राह्मण वंश से संबंधित हैं।
अब इसको मानने वाले जो इतिहासकार हैं या जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। इसको मानने वाले एक तो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा, इसके अतिरिक्त कायम खां रासो को लिखने वाले जान कवि के द्वारा कायम खां रासो लिखा गया है, जिसमें कायम खानी मुसलमानों की वंशावलियों का वर्णन दिया गया है। अब यहां पर ये जो इतिहासकार हैं, ये चौहानों की उत्पत्ति का संबंध या चौहानों का संबंध ब्राह्मण वंश से क्यों जोड़ते हैं, किस आधार पर जोड़ते हैं, तो इसका आधार है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख जो कि वर्तमान में आता है, बिजोलिया जगह आती है वर्तमान में भीलवाड़ा में। और बिजोलिया शिलालेख में एक पंक्ति लिखी गई है, विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत, यानी कि विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण और गोत्र यानी ब्राह्मण गोत्र से संबंधित। तो इसी पंक्ति के आधार पर ऐसा माना जाता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई है। इसके अतिरिक्त बिजोलिया शिलालेख में कुछ और बात हमको देखने को मिल जाती है कि चौहान वंश के जैसे जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान, जिनके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, तो वासुदेव चौहान का जो समय माना जाता है वो 551 ईस्वी के आसपास में अनुमानित है, ऐसा माना जाता है। और उन्हीं के वंश में एक शासक हुए थे सामंत, और सामंत का जो समय माना जाता है वो 817 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। और सामंत को बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया गया है, यानी इन्हीं बातों के आधार पर इन इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। इसके अतिरिक्त देखिए, गोपीनाथ शर्मा ये भी कहते हैं कि पुराने जो बड़े राजवंश हुआ करते थे, जैसे पल्लव राजवंश या फिर कदम्ब राजवंश, ये ब्राह्मण राजवंश थे। इसीलिए हो सकता है कि चौहानों का संबंध शायद ब्राह्मण राजवंश से रहा होगा, लेकिन फिर भी इस विषय में बिल्कुल सत्य बता पाना काफी कठिन है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि चौहानों का संबंध भगवान इंद्र से भी बताया जाता है, कि यानी चौहानों को इंद्र का वंशज भी माना जाता है। अब ये जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो देखिए रायपाल के समय का एक अभिलेख है सेवाड़ी अभिलेख, और सेवाड़ी अभिलेख से हमको पता चलता है कि चौहान जो है वो इंद्र के वंशज हैं। सेवाड़ी जो है ये वर्तमान में आता है पाली जिले में। अब एक बात पर आप गौर करना कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में आपसे कभी भी सीधा सीधा सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि ये विषय तो बड़ा विवादास्पद है और बहुत सारे इतिहासकारों के मतों को जानने के बाद भी हम किसी एक निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पाएंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि अगर यहां पर चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में कोई क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो वो पर्टिकुलर एक स्रोत के या इतिहासकार के रेफरेंस देने के बाद आपसे पूछा जाएगा। जैसे यदि इंद्र के वंशज के रूप में इनको पूछा जाएगा तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि रायपाल सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार चौहानों को किनका वंशज माना गया है या किस वंश से इनका संबंध बताया गया है। तो सेवाड़ी अभिलेख क्या कहता है कि चौहान जो हैं वो इंद्र के वंशज हैं। इसी प्रकार बाकी और जो अलग अलग इतिहासकार या लेखकों की मैंने बात की आपके साथ में, उनका रेफरेंस देते हुए चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम और एक बार बात कर लेते हैं जयानक की, जिनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय। देखिए जयानक हमको ये बताते हैं कि चौहानों का ये जो मूल नाम था ये था चाहमान, और चाहमान शब्द में जो अक्षर हैं अलग अलग, जैसे चा है, माँ और न, इन अक्षरों की अलग अलग विशेषताएं उन्होंने बताई हैं जयानक ने। और ये कहा है कि जिन शासकों में या जिस शासक में ये विशेषता थी वही चाहमान कहलाए। जैसे मैं बताता हूं आपको कि चा का अर्थ इन्होंने बताया चाप, चाप यानी जो धनुर्विद्या में माहिर हो, है का मतलब हरि यानी कि जिसको भागवत का ज्ञान हो, भागवत धर्म का पालन करता हो, माँ का मतलब हो गया मान यानी जो अपने अतिथि को मान सम्मान दे, और नय का मतलब हो गया नय यानी कि वो व्यक्ति या वो शासक जो कि नीतिवान हो यानी नीति के अनुसार ही अपने निर्णय ले। तो ये विशेषताएं जिनमें थी या जिसमें थी वो चाहमान कहलाए, यानी कि उनको ही हम चौहान कहते हैं। अब यहां पर इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हो सकता है शायद इस वंश में कोई ऐसा पहला व्यक्ति रहा हो, पहला ऐसा शासक रहा हो जिसने अपनी शक्ति से अपने राज्य की स्थापना की हो, जिसका नाम चाहमान रहा हो। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे विषय पर, दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा विषय यह है कि चौहानों का जो मूल स्थान है वो कौन सा था, यानी कि मूल रूप से चौहान कहां रहा करते थे। तो इस संबंध में देखो ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि चौहानों का मूल स्थान सपालदक्ष था, सपालदक्ष जिसको वर्तमान में हम सांबर के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त चौहानों का मूल स्थान चित्तौड़ भी माना जाता है और इनका संबंध मौर्य वंश के शासकों से भी जोड़ लिया जाता है। तो इन दोनों ही विषयों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चित्तौड़ के संबंध में। तो इस संबंध में देखो गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि 713 ईस्वी का एक शिलालेख है जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य शासक थे मान यानी कि मान मौर्य, उनके समय का एक शिलालेख है जिसमें मौर्य वंश के शासकों की वंशावलियों का वर्णन है। और इन्हीं वंशावलियों में दो शासकों के नाम है, एक तो है महेश्वर दास और एक है भीमदास।
ये दोनों ही शासक दोनों जो शासक हैं ये चौहान वंश से संबंधित हैं, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा इस संबंध में ये कहते हैं कि चौहान वंश के जो शासक हुए थे भृत्यवृद्ध सेकंड, इनसे पहले के जो शासक थे यानी इनके जो पूर्वज थे वो थे महेश्वर दास और भीमदास, और इन दोनों का ही नाम जो है वो मान मोरी की वंशावली में यानी मोरी वंश की वंशावली में दिया गया है 713 के उस शिलालेख में जो कि चित्तौड़ में है। तो इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि चौहानों का संबंध मौर्य वंश से रहा होगा और इनका मूल स्थान चित्तौड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो इस संबंध में स्पष्ट कहना काफी मुश्किल है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट यानी ज्यादातर जो इतिहासकार मानते हैं कि चौहानों का जो मूल स्थान है वो है सपालदक्ष, जिसको वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है, और ज्यादातर इतिहासकार इसी दूसरे विषय पर यानी सपालदक्ष के संबंध में ही बिलीव करते हैं, इसी को ज्यादातर मान्यता प्राप्त है। अब देखिए सपालदक्ष में जो चौहानों के जो मूल पुरुष थे यानी कि चौहान वंश के जो संस्थापक हैं उनको माना जाता है वासुदेव चौहान को, और ऐसा माना जाता है कि सन 551 ईस्वी के आसपास में वासुदेव चौहान ने ही सपालदक्ष में चौहान वंश की स्थापना की थी, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो उस समय थी अहिक्षत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। अब सपालदक्ष ये जो मूल क्षेत्र बताया गया, और इसके अतिरिक्त वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक या चौहानों का मूल पुरुष जो बताया गया है, तो इसके पीछे जो स्रोत हैं एक तो है अर्ली चौहान डायनेस्टी, यानी कि ये लिखी गई है डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। इसके अतिरिक्त बिजोलिया शिलालेख भी यही कहता है कि चौहानों का जो मूल पुरुष था वो वासुदेव चौहान था। इसके अतिरिक्त नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया सूरजन चरित्र, इन सारे स्रोतों से हमको यही जानकारी मिलती है कि चौहान वंश का संस्थापक या चौहान वंश का जो मूल पुरुष है वो वासुदेव चौहान है। ठीक है भैया, हम यहां तक पहुंच गए। हमने एक तो ये बात कर ली चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और दूसरा हमने विषय ले लिया कि चौहानों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था। अब एक बार थोड़ी सी वासुदेव चौहान के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सांबर झील के जो प्रवर्तक थे यानी सांबर झील का निर्माण कराने वाले जो शासक थे वो वासुदेव चौहान थे, लेकिन भौगोलिक मान्यता की अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांबर झील प्राचीन टेथिस महासागर का अवशेष है, जो कि टेथिस महासागर पहले इस क्षेत्र में रहा होगा। तो यानी कि अब हम यहां तक ये पहुंच चुके हैं कि चौहानों का मूल पुरुष या चौहान वंश का संस्थापक कौन था। अब इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग रियासतों की, और सबसे पहले चलेंगे हम अजमेर रियासत की ओर, फिर उसके बाद रणथंबोर रियासत, फिर जालोर रियासत, सिरोही रियासत और बाकी रियासतों के बारे में फिर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर हमारा वीडियो कंटिन्यू रहेगा पार्ट सेकंड में। थैंक यू, धन्यवाद।